नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं FRBM एक्ट की, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 की। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, कल के वीडियो में जैसा कि मैंने बात किया था कि गवर्नमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट टारगेट को लेकर चल रही थी फिस्कल कंसोलिडेशन के, राजकोषीय समेकन के, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के। फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे होगा? फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए एक तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इनहांस करना होगा और दूसरे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कम करने पड़ेंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंजम्पटिव नेचर के हैं, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट के ऊपर एक लीगल बाइंडिंग डाला जाए, क्योंकि बिना किसी लीगल बाइंडिंग के, बिना किसी लीगल फ्रेमवर्क के गवर्नमेंट जो है ये काम नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट कई बार आप देखोगे सब्सिडी के माध्यम से वोट बैंक की राजनीति भी करती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट के ऊपर एक लीगल बाइंड अप करना, ताकि फिस्कल कंसोलिडेशन के टारगेट को हम अचीव कर पाएं। फिस्कल डेफिसिट जो लगातार बेतहाशा बढ़ता जा रहा है उसको हम कंट्रोल करें, रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से इंडिया में फिस्कल कंसोलिडेशन को स्थापित करें, एक लीगल फ्रेमवर्क के रूप में आया फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। देखिए, इसका नाम से ही पता हो जाएगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के ऊपर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट को किस तरीके से प्रबंधित करें ताकि फिस्कल कंसोलिडेशन हो सके, गवर्नमेंट का जो खर्च है वो कम किया जा सके, रेवेन्यू को इनहांस किया जा सके। तो यहां पे FRBM एक्ट प्रोवाइड लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। साफ साफ कहा गया कि जो FRBM एक्ट लाया गया 2003 में, यह प्रोवाइड करता है एक लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, राजकोषीय समेकन के लिए गवर्नमेंट के ऊपर एक वैधानिक संस्थागत फ्रेमवर्क में इसको ढालने का प्रयास करता है। अब इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आप ध्यान से समझिए। और ये प्रश्न यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना चाहिए। देखिए, तीन तरह की बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले, जब ये 2003 में एक्ट बना तो ये इंप्लीमेंट हुआ 2004 में। जो FRBM रूल्स की हम बात करते हैं वो 2004 में आया और ये 2008-9 का टारगेट डिसाइड करता था। मतलब जो भी फिस्कल रिलेटेड जो टारगेट लिए गए थे वो बजट डेफिसिट के रूप में लिए गए थे और ये टारगेट था 2008-9। जैसे पहला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो था फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस टू 3% टिल 2008-9। 2008-9 तक जो फिस्कल डेफिसिट था वो रिड्यूस करके लेके आना था जीडीपी के 3% पे। अब जरा ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 2004 के बाद कुछ इस तरीके से पॉलिसी सेंटर गवर्नमेंट बनाए, कुछ इस तरह से एक्टिव स्टेप उठाए जिससे इनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% के जीडीपी पे आ जाए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 0.3% एनुअल रिडक्शन करना पड़ेगा आपके फिस्कल डेफिसिट में। मतलब अगर आपकी फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए कि 5.6% है तो आप एवरी फाइनेंशियल ईयर में 0.3% का रिडक्शन करेंगे, ताकि आप जो है 2008-9 तक 3% के जीडीपी जो फिस्कल डेफिसिट का रेशियो है वहां तक पहुंच सके। मतलब जो FRBM एक्ट था वो सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर ये डालता था कि आपको फिस्कल डेफिसिट को 2008-9 तक आपको 3% के जीडीपी पे लेके आना है। अब इसके लिए सीधा सा मतलब क्या होगा, आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा लीजिए, अपने एक्सपेंसेज को कम करिए, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की टोटल एनुअल लायबिलिटीज एक साल की दिखाती है। गवर्नमेंट अपने इनकम के बियॉन्ड कितना खर्च कर रही है उसको दिखाती है और ये मानना है कि आपको किसी भी हालत में इसको 2008-9 तक 3% के जीडीपी पे लेके आना है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फिस्कल रिलेटेड, बजट मैनेजमेंट रिलेटेड, वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, इस सेक्ट में ये कहा गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट को आपको एलिमिनेट कर देना है 2008-9 तक। बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहां हम रेवेन्यू डेफिसिट के एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2008-9 तक आप इसे खत्म करिए। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 0.5% एनुअल रिडक्शन करिए आप रेवेन्यू डेफिसिट का। अब ध्यान देखिएगा, यूपीएससी के प्री में पूछा गया है 0.3% फिस्कल डेफिसिट आप घटाइए,
0.5% आप रेवेन्यू डेफिसिट को घटाइए, ताकि 2004 से शुरू करके 2008-9 तक 5 वर्षों में आप जो है रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर सके। और उसके बाद कुछ इस तरह से स्टेप उठाइए कि रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू सरप्लस में कन्वर्ट हो जाए और गवर्नमेंट के पास एक एक्सेस रिजर्व आ जाए, ताकि उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में खर्च कर सके, ताकि गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को इनहांस किया जा सके। तो दूसरा जो बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो रेवेन्यू डेफिसिट का एलिमिनेशन, खत्म करने की बात थी। और फिर उसको 0.5% के 0.5% एनुअल घटाते हुए जीरो करिए और उसके बाद उसमें एक्सेस सरप्लस जनरेट करिए। अब देखिए तीसरी बात, प्रोविड्स borrowing by सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, इसका था मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्ट ये भी कहता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे आरबीआई से बारोइंग नहीं करेगा, नकदी बारोइंग नहीं करेगा। देखो होता ये रहा कि जब डेफिसिट होता था तो गवर्नमेंट को जब लगता था कि खर्च ज्यादा है, रेवेन्यू कम, तो आरबीआई से जो है नकदी निकासी करती थी, कैश जो है छपवाती थी और उसका यूज करती थी। इससे ये होता था कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए थे। देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना। फिस्कल पॉलिसी में 3 टूल्स है जो मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और पब्लिक डेट। अगर आप सोचो कि मनी सप्लाई बढ़ा रहा है आरबीआई और उसी को लेकर गवर्नमेंट खर्च करे, तो कुल देखोगे जो मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल डिपेंडेंट है फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, या फिर आप कहिए कि फिस्कल पॉलिसी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। वो मनी सप्लाई बढ़ाएगी, गवर्नमेंट को देगी और गवर्नमेंट खर्च कर देगी। अगर आप चाहते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो फिस्कल पॉलिसी से, तो ये जो कैश विड्रॉवल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कैश ले लेती है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये एक्ट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब आरबीआई से कैश निकासी नहीं करेगी, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो सके, स्वतंत्र हो सके, उसके ऊपर आश्रित न रहे। इसका नेक्स्ट देखिए चौथा, जो ये एफआरबीएम एक्ट है वो बैन द परचेज ऑफ प्राइमरी इश्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई आफ्टर 2006, और इसका उद्देश्य क्या था, प्रिवेंटिव मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। देखिए गवर्नमेंट, आपको मैं पढ़ा चुका हूं पूरा का पूरा बजट, आपने देखा कि जब फिस्कल डेफिसिट होता था और गवर्नमेंट को लगता था कि फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, हमारे इनकम से ज्यादा बहुत ज्यादा खर्च है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइमरी इश्यू करती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सीधे सीधे आरबीआई परचेज कर लेता था और बड़े पैमाने पे जो कैश जो है गवर्नमेंट के पास आ जाती थी। इसका मतलब जो गवर्नमेंट प्राइमरी सिक्योरिटी इश्यूज करता था वो सीधे सीधे पब्लिक के पास या किसी दूसरे संस्था के पास न जाके सीधे सीधे आरबीआई के पास आता था, और आरबीआई जो ही सिक्योरिटी को खरीदता था तुरंत ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन हो जाता था और गवर्नमेंट के हाथ में बड़े पैमाने पे रिसोर्सेज आ जाते थे, धन आ जाते थे, जिसे गवर्नमेंट खर्च करती थी। अब इससे क्या होता था, जो मोनेटाइजेशन होता था गवर्नमेंट के डिफिसिट का वो हो जाता था, जिससे क्या होता था, ज्यादा पैसा आने की वजह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इकोनॉमी में आ जाती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाती थी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं क्राउड आउट इफेक्ट भी जनरेट होता था। ब्याज दर बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाता था, प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कम करते थे, जिससे नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट, इंप्लॉयमेंट सब जो है नेगेटिव रिस्पांस देते थे। तो कुल मिला जुला के चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं, इन्फ्लेशन बढ़े नहीं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट घटे नहीं, क्राउड आउट इफेक्ट जनरेट ना हो, इंप्लॉयमेंट घटे नहीं, ग्रोथ रेट कम घटे नहीं, जीडीपी घटे नहीं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट ये करता है कि अब जो है जो प्राइमरी परचेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का वो आरबीआई नहीं करेगी 2006 के बाद। इसको समझिए गवर्नमेंट के ऊपर कितनी बड़ी एक लीगल जो है आपके ऊपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स लगाया जा रहा है ताकि आपको बांधा जा सके। तीसरा, 3 तरह के ये एक्ट बताता है कि आपको प्रत्येक साल एवरी फाइनेंशियल ईयर में 3 पॉलिसी स्टेटमेंट लाना पड़ेगा संसद के समक्ष, मतलब पार्लियामेंट के समक्ष आपको प्रत्येक साल में 3 तरह के नीतिगत स्टेटमेंट को रखना पड़ेगा। पहला है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, दूसरा है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टेटमेंट। मतलब अब गवर्नमेंट को जो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी बना रही है, जो फिस्कल पॉलिसी मीडियम टर्म्स क्या उसका ध्यान है, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टेटमेंट जो पूरे मैक्रो इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली जो पॉलिसी स्टेटमेंट बना रही है फिस्कल, वो क्या होगा, उसकी रूपरेखा प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के समक्ष रखनी पड़ेगी, जिसमें हर तरह की जो डेफिसिट गवर्नमेंट देती है उसको भी टारगेट करना होगा कि वो क्या रहेगा, कितना रहेगा।
अब जरा देखो, यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया है कि जो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है वो किसके तहत आता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, एफआरबीएम एक्ट के तहत ये मैंडेटरी बनाया गया है कि प्रत्येक साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो 3 तरह के पॉलिसी स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। पहले ये जो है पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आते थे, बट एफआरबीएम एक्ट ने इसे मैंडेटरी बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि अब आपको एनुअल स्टेटमेंट आता है, जो आपका एनुअल बजट आता है, उस बजट के साथ साथ ही अब आपको मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा, जिससे यह पता लग सके कि आप अपने राजकोषीय प्रबंधन को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। फिर देखिए, छठा इसका पॉइंट है कि गवर्नमेंट कैन मूव अवे फ्रॉम दिस एक्ट नेशनल कैलेमिटी सिक्योरिटी। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट के ऊपर एक लीगल बाइंड अप बनाया गया, लीगल एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डाला गया कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए ये नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे जिससे कि आपकी फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हो सके, रेवेन्यू डेफिसिट आप जीरो करें, फिर सरप्लस करें, फिर आरबीआई से आप डायरेक्ट बारोइंग मत ले, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो प्राइमरी मार्केट में सीधे सीधे आरबीआई परचेज न करे, और ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभाएं। तो ये चीजें गवर्नमेंट हल्के में न ले, बट ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो गवर्नमेंट कब इन चीजों को टाल सकती है? टाल तब सकती है, ये साफ कहा गया कि गवर्नमेंट कैन मूव अवे फ्रॉम दिस एक्ट। इस एक्ट से गवर्नमेंट तभी आगे निकल सकती है या फिर नहीं मान सकती है या फिर मूव कर सकती है जब कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हो गई, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का कोई इश्यूज आ गया, कोई इस तरह की बात आ गई जो नेशनल कैलेमिटी जो है, राष्ट्रीय जो है आपदा, राष्ट्रीय संकट, कोई युद्ध या इस तरह की चीजें आ गई, तब आपको इस एक्ट से बाहर जा सकते हो, बाकी आप एकदम से बाइंड अप हो। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही बेहतर प्रयास था फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में, बट आपको मैं बताऊंगा कि 2008-9 में आप देखोगे तुम्हारे वहां इंपैक्ट पड़ा जो यूएस में सब प्राइम क्राइसिस चल रहा था। अब सब प्राइम क्राइसिस जब यूएस में चला तो दुनिया के अधिकांश देश उसके चपेट में आ गए। अब भारत भी चूंकि ग्लोबलाइजेशन के एरा में आप बाहर नहीं हो, आप देख रहे हो कि कोई भी इकोनॉमिक इवेंट चाइना में, यूएस में या कहीं भी होता है तो सीधा सीधा इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है। तो जो सब प्राइम क्राइसिस आया तो उसका रिसेशन का इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। अब इंडिया में क्या था कि किस तरीके से रिसेशन से बाहर निकला जाए। रिसेशन को बाहर निकलने का सीधा सा सीधा उपाय यही होता है, डिमांड को बढ़ाना। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड को बढ़ा सकते हो तभी आप रिसेशन से बाहर जा सकते हो, और डिमांड तब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो जो उसके फिस्कल टारगेट हैं वो निभ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट खर्च ज्यादा करेगी तो बारोइंग भी ज्यादा करेगी, और खर्च करने से जो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ये आपके जो टारगेट थे उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है इस टारगेट को नहीं अचीव कर पाई 2008-9 तक, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा संकट आप बोल सकते हो जो यूएस में शुरू हुआ पूरी दुनिया में फैल गया, उसके कारण था। देखिए कई वर्षों तक इसके ऊपर फिर बात होती रही कि क्या ये जो है फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट जो मैनेजमेंट एक्ट था वो फ्रूटफुल है, क्या उसके जगह पे कोई नई जो है पॉलिसी इंप्लीकेशंस आनी चाहिए या फिर इसमें कुछ सुधार की बात की जानी चाहिए। तो इसके बाद आप देखोगे 2016 में एनके सिंह कमेटी बनाई गई। एनके सिंह कमेटी जो बनाई गई उसमें 3 मेंबर थे, उर्जित पटेल साहब थे, अरविंद सुब्रमण्यम थे और सुमित बोस। तो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई, और हाई पावर्ड कमेटी का ये था कि एफआरबीएम एक्ट का रिव्यू करे या फिर उसकी जगह पे एक नया कोई एक्ट सुझाव दे जो उससे ज्यादा रेलेवेंट हो। तो देखिए जो एनके सिंह कमेटी थी जो 2016 में आई, और इनके ये 3 मेंबर थे, इन्होंने कहा कि एफआरबीएम एक्ट 2000 जो 3 है या फिर जो एफआरबीएम एक्ट 2004 है उसको एलिमिनेट, समाप्त कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, एनके सिंह कमेटी ये कहता है कि एफआरबीएम एक्ट 2003 या फिर एफआरबीएम रूल जो 2004 में इंप्लीमेंट हो गया उसको हमको समाप्त करना चाहिए, और उसके जगह पे डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहां ये कह रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट को खत्म करिए और इसके जगह पे डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, मतलब डेट यहां पे क्या है, पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाइए। बजट डेफिसिट रेशियो के स्थान पे पब्लिक डेट रेशियो को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए
इनका ये मानना था कि अब तक जो एफआरबीएम एक्ट था ये फोकस करता था बजट डेफिसिट जीडीपी रेशियो पे। वो कहता था फिस्कल डेफिसिट को हम 3% पे लेके आएंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को हम एलिमिनेट करेंगे। लेकिन इनका मानना ये था कि जो बजट डेफिसिट और जीडीपी रेशियो को आप टारगेट बना रहे थे उससे आप मूव होइए, उससे बाहर निकलिए। अब आप पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो की बात करिए। मतलब अब हम फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं करेंगे, बल्कि डेट जीडीपी की बात करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो अब हमारा टारगेट होगा वो होगा पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो। और इस समय जो कंबाइंड पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो है वो लगभग 68% है। अगर सेंटर और स्टेट को आप मिला दोगे तो डेट जीडीपी रेशियो है वो 68% है। इन्होंने कहा है इसे 2023 तक 60% तक लाइए, ये हमारी टारगेट होगी। तो जो एनके सिंह कमेटी बनी दोस्तों 2016 में, वो टारगेट के रूप में अब फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को नहीं लेती है, बल्कि अब वो टारगेट के रूप में लेती है पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो को, जो कि कंबाइंड इस समय 68% है, उसको रिड्यूस करके 60% पे लाना है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फिस्कल डेफिसिट को टारगेट करो। देखो आजकल एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो फिस्कल डेफिसिट को कम करना एक बहुत डिस्प्यूटेड मुद्दा बन गया है। फिस्कल डेफिसिट को घटाना क्या बेहतर है, इसके ऊपर बातें की जा रही है, डिबेट हो रहा है। आप जरा सोचो, जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कम करती है तो अपने एक्सपेंसेस को घटाती है, बारोइंग को कम करती है, लेकिन कई बार आप बाहर से लोन लेके खर्च करके अपनी इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हो, नई कैपिटल ले सकते हो, नई टेक्नोलॉजी ले सकते हो और ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट को घटाना ना होकर डेट को घटाना होना चाहिए। और उसका तरीका भी यही है कि जब तक फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट नहीं घटेंगे तब तक वो पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो भी नहीं घटेगा। लेकिन इन्होंने उस पैरामीटर को चेंज करते हुए अब बात की है डेट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की बात है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस पूरे के पूरे इश्यूज को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एफआरबीएम एक्ट आया फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए। 2003 में पास हुआ था, ये पार्लियामेंट में 2004 से इंप्लीमेंट हुआ था, और ये किस तरीके से 2008-9 में नेचुरल कैलेमिटी आने की वजह से ये इंटरनेशनल क्राइसिस आने की वजह से गवर्नमेंट इससे मूव हो गई थी, और बाद में फिर एनके सिंह कमेटी किस तरीके से इसको रीस्टेब्लिश करती है और डेट जीडीपी को टारगेट के रूप में देती है और एक नई जो है डेट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट बनाने की बात करती है। तो ये जो है टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझ गए होंगे, नोट्स बना लीजिए। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपने क्षमताओं का पूरा उपयोग करना पड़ेगा। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना होगा, पॉजिटिव लोगों से मिलना होगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव भावनाओं को अपने आने से रोकिए। आपके माइंड में जब आप नेगेटिव बातों को सोचते हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें ग्रसित होने लगती हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव लोगों से मिलते हो, पॉजिटिव पढ़ते हो और अपने क्षमताओं का पूरा यूज करते हो, तो आप पूरी तरीके से पॉजिटिव होते हो, सकारात्मक होते हो। उसी सकारात्मकता को जगाने की जरूरत है। हमेशा एक बड़ा विचार, एक बड़े जो है टारगेट को लेके चलिए, अपने क्षमताओं पे विश्वास करिए। देखो हम भारतीय होते ही ऐसे हैं कि हम अपनी क्षमताओं को हमेशा कम आंकते हैं। आप अगर यूएस में जाके देखोगे, कनाडा में जाके देखोगे, एक व्यक्ति होता है जो अपने क्षमताओं को हमेशा ज्यादा आंकता है, वो बड़ा टारगेट लेके चलता है और उसको प्रयास करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन हमारे अंदर प्रतिभाएं कूट के भरी है, लेकिन हम जो है हनुमान जी के वंशज हैं, हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, हम इस समुद्र को कूद नहीं पाएंगे, लांग नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों यकीन रखिए, जब आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हम अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम इस समुद्र को लांग सकते हैं, तो आईएएस का एग्जाम भी आपके क्षमताओं के सामने छोटा है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, उनका चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनकी आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि उनका रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट, माता पिता का रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट करते रहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। आइए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।